Good morning, class. How are you? Hope you are doing well. Let us start with chapter number 5, separation of substances. There are many substances. When we notice a substance being separated from a mixture of materials, tea leaves are separated from the liquid with the strainer while preparing the tea. जब हम चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती चाय बन जाने के बाद उसको छन्नी से छान लेते हैं ना. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स वाई हार्वेस्टिंग. जब गेहूँ उगते हैं तो वो जिस स्टॉक में होते हैं उससे उसको अलग कर दिया जाता है, राइट. मिल्क और कर्ड इज चॉर्न टू सेपरेट द बटर. जब मिल्क और कर्ड को जब हम लोग हिलाते हैं बहुत ज़्यादा तो उसमें से कर्ड को अलग बटर को अलग कर देते हैं. एज वी लर्न इन चैप्टर नंबर 3 वी गीन द कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर. हम लोग कॉटन को गिनिंग मिल में डालते हैं और उसके फाइबर्स उसमें से निकाल लेते हैं. परहैप्स यू माइट हैव ईटन द सॉल्टेड दलिया और द पोहा. If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. जब हम लोग दलिया खाते हैं उसमें भी अगर ग्रीन मिर्च होती है तो हम लोग उसको अलग निकाल देते हैं चम्मच से, खाते नहीं है उसको. Suppose you are given a basket containing the mangoes and guavas and asked to separate them, what would you do? Pick out one kind and place them in the separate container, right? तो एक बास्केट में अगर हमको जामफल और मैंगो दिए जाएं मिक्स में हो तो हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे पहले दोनों को उठा के, है ना. एक बास्केट में मैंगो रखेंगे और एक में गुआवा रख देंगे, राइट. सीम्स ईजी बट व्हाट इफ़ मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर. अगर ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसको अलग करना आसान है, लेकिन अगर कोई हमको छोटी चीज़ें दे दें तो उसको अलग कैसे किया जाए. इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विथ ए सॉल्ट मिक्सड इन इट. अगर आपको कोई ग्लास भर के मिट्टी दे दे और बोले उसके अंदर नमक भी डाला हुआ है तो नमक को मिट्टी से अलग कर दो. Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand. तो क्या आप हाथ से उठा के नमक को और मिट्टी को अलग करोगे? नहीं. तो क्या करोगे? एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हमको पता चलेगा हम क्या कर सकते हैं. In column 1 of table 5.1 are given a few process of separation. The purpose of separation and the way separated components are used is mentioned in the column 2 and 3. However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up, right? So, can you match? इसमें why do we separate the substance? हम लोग substance को separate क्यों करते हैं? सो सेपरेशन प्रोसेस कौन सा है? सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम द राइस. घर में मम्मी राइस बनाती है तो उसको थाली में देख के एक बार देख लेती है कहीं उसमें कंकर तो नहीं आ गया, वरना खाते खाते दांतों में कंकर आएगा तो क्या होगा आपको पता है, राइट. सो टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन. क्यों करते हैं हम, राइट. What do we do with the separated components? We throw away the solid components. जो पत्थर निकल आए चावल में से तो पत्थर हम फेंक देंगे और चावल को खाने में काम में यूज़ लेंगे. फिर चर्निंग द मिल्क टू ऑब्टेन द बटर. मिल्क को एकदम जोर मशीन से मिक्स किया जाता है, हिलाया जाता है ताकि उसके ऊपर झाग बन के बटर बाहर आ जाए. And to remove the non-useful components we throw away the impurities, right. Separate the tea leaves, अभी हमने जैसे देखा. So the process with the purpose and the way separated components are used, we see that before we use a substance we need to separate the harmful or non-useful substance that may be mixed with it. तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सी चीज़ जो है हमें काम की है और कौन सी काम की नहीं है, राइट. कौन सी हार्मफुल है, कौन नुकसान कर सकती है, तो उन दोनों को अलग कर दिया जाता है. समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ़ यू नीड टू यूज़ देम. द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल्स. दिस मे बी सॉलिड, लिक्विड और इवन गैसेस.
So how do we separate the substance mixed together if they have so many different properties? तो अलग अलग मेथड यूज़ करके हम लोग अलग अलग सब्सटेंस जो मिक्स हो चुके हैं उसको सेपरेट कर सकते हैं. सो मेथड ऑफ सेपरेशन फर्स्ट वन इज़ हैंड पिकिंग, यानी कि हाथ से उठा के अलग चीज़ कर सकते हैं. Bring a packet of grain purchased from the shop to the classroom. Now spread the grains on a sheet of paper. Now do you find only one kind of grains on the sheet? Of paper, or are there pieces of stones, husk, broken grains and particles of any other grains in it? However, now remove with your hand the pieces of stones, husk and other grains from it. अभी देखो, हम लोग जो मार्केट से ग्रेन्स लेके आते हैं उसमें थोड़ा बहुत कचरा होगा, जो घास के टुकड़े आ गए होंगे, राइट. तो उन सबको हम लोग हाथ से उठा के अलग कर देते हैं. पत्थर भी हो सकते हैं, हस्क, ऊपर उसका कवर हो सकता है, राइट, ग्रेन का. This method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situation, we find that hand picking is a convenient method of separating the substance. अभी होता क्या है कि बहुत एक आध किलो में से 4-5 या 2-3 छोटे छोटे कंकर निकलेंगे, राइट. 1-2 घास के तिनके निकलेंगे, तो आसानी से हम कर सकते हैं हैंड पिकिंग. दूसरा है थ्रैशिंग. यू मस्ट हैव सीन द बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग. द क्रॉप स्टॉक्स are dried in the sun before the grain is separated from them. Each stalk has many grain seeds attached to it. Now imagine the number of grain seeds in hundreds of bundles of stalks lying in the field. How does the farmer separate from grains from seeds from the bundles of the stalks? One may pluck the mangoes or guavas from the trees, but grains seeds are such smaller than mangoes or guavas, so plucking them from their stalks would be impossible. How does one separate grain seeds from their stalks? The process that is used to separate the grains from the stalks, etc., is known as thrashing. In this process, the stalks are beaten to free the grains, right. अब देखो, जहाँ खेत में गेहूँ उगते हैं, राइट, तो गेहूँ की एक लड़ी होती है, राइट. उसके ऊपर एक कवर होता है, कवर के अंदर दाने छुपे हुए होते हैं. तो हाथ से एक एक दाना निकालना तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, है ना. तो हम क्या करेंगे, वो पूरा एक गुच्छा लेंगे गेहूं की लड़ियों का, राइट, और पकड़ के उसको एक मशीन जैसा आता है इस तरह का, राइट, और उसमें से उस घास को ऐसे हम पास आउट करेंगे तो गेहूं के दाने सब नीचे गिरते जाएंगे और वो लंबी लड़ियाँ जो थी वो अलग हो जाएगी घास की, राइट. देखो ये पिक्चर में दिखाया गया. दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग, राइट. The mixture on a plate of a newspaper. Look at this mixture carefully. Can two different components can be made easily? Are the size of the particles of the two components similar? What it would be separate components by hand picking. Now take out the mixture to an open ground and stand on a raised platform. Put the mixture in a plate or sheet of paper. Hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your shoulders. The mixture at your shoulder height. Tilt it slightly so that the mixture slides out slowly. What happens? Do both the components, sand and the sawdust powdered leaves, fall in the same place? Is there a component that blows away? Did the wind manage to separate the two components? This method of separating the components of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate the heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing the air. अभी देखो, दो अलग अलग चीज़ें मिक्स हो गई है, एक वज़नदार है और एक हल्की फुल्की है, राइट. तो विनोविंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, थोड़ी सी हाइट वाली जगह पे खड़े रह जाएंगे,
ठीक है। यहाँ पर देखो ये हाइट वाली जगह पे खड़े रहकर इस तरह से हम लोग चीज़ों को, पवन जिस डायरेक्शन में आ रहा है उस डायरेक्शन में खड़े रह के वो हल्के हल्के गिरेंगे तो भारी वाली चीज़ें जो होंगी, राइट, वो सीधी नीचे गिरेगी, जैसे कि ग्रेन्स होते हैं ना, गेहूँ के दाने ने वो सब, और हल्का हल्का जो घास के तिनके ने होंगे ना वो हवा में उड़ के दूर जाके गिरेंगे। तो हमको यहाँ पर सिर्फ ग्रेन्स मिलेंगे और यहाँ पर सिर्फ कचरा मिलेगा। इस प्रोसेस का नाम है विनोविंग। ओके। अब दूसरा, दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड बाय द फार्मर्स टू सेपरेट द लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम द हेवियर सीड ऑफ द ग्रेन। ये ज़्यादातर किसान यूज़ करता है अपनी खेत में घास के तिनकों को अलग करने के लिए। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, द सीड ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फ्रॉम द हीप नियर द प्लेटफॉर्म for winnowing. The separated husk is used for many purposes such as the fodder for the cattle. अभी देखो तो घास के दानों में से घास के तिनके छोटे छोटे वो अलग हो गए ना, वो हमको गाय और भैंस जो खेत में होती है उसको खिलाने में काम आते हैं, राइट। अब दूसरा एक प्रोसेस है सीविंग, यानी कि छन्नी से छानना। घर में जब मम्मी रोटी बनाती है तो जिस रोटी लोट से रोटी बनाती है उसको पहले छान लेती है, यानी कि बारीक आटा जो है वो नीचे गिर जाएगा और मोटा मोटा जो है वो ऊपर रह जाएगा, राइट। जब कोई कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, राइट, तो मिट्टी जो यूज़ होती है, सैंड जो यूज़ होती है, उसमें बड़े बड़े या छोटे छोटे पत्थर होते हैं। तो जब वो दीवार के ऊपर प्लास्टर ने कुछ करेंगे तो पत्थर नड़ेंगे, तो वो नड़े नहीं, उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, इस तरह की एक जाली होती है, राइट, उस जाली में मिट्टी डालते हैं। तो छोटी छोटी मिट्टी जो होती है वो सब नीचे बैठ जाती है यहाँ पर, राइट, और बड़े बड़े कंकर जो होते हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये मिट्टी के गट्ठे में से हमने छोटे छोटे रेत के दाने यहाँ अलग कर दिए और बड़े बड़े पत्थर यहाँ अलग हो गए, राइट। दिस इज़ नोन एज सीविंग, राइट। Sometimes we may wish to prepare a dish with the flour. We need to remove the impurities and the bran that may be present in it. What do? We use a sieve and pour the flour on it. ये ना अभी जो आटे का मैंने आपको बताया ना उस तरह से। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain in the sieve. तो छोटे छोटे पार्टिकल नीचे रह जाएंगे, sieve में से निकल जाएंगे, और बड़े बड़े पार्टिकल और कंकर ने वो सब अलग हो जाएंगे। In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from the wheat before grinding it. Usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving removes the pieces of stones, stalks and husk that may still remain with the wheat after threshing and winnowing. तो देखो इस तरह से छन्नी से छान लेते हैं ना हम लोग। You may have also noticed similar sieves being used at the construction site. अभी मैंने जो आपको बताया, right, to separate the pebbles and stones from the sand. सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब दूसरा प्रोसेस जो है वो है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोविंग एंड हैंड पिकिंग। कभी कभी हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम विनोविंग या सीविंग या हैंड पिकिंग से अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक द डस्ट और द सोइल पार्टिकल्स इन द राइस और पल्सेस। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम द राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग? राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। तो दाल और चावल जो हम पकाने से पहले क्या करते हैं, उसको पानी से धो लेते हैं, राइट। तो क्या होता है, व्हेन यू ऐड वाटर टू दिस इम्प्योरिटीज़, जब उस दाल और चावल में छोटी छोटी मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे, जब हम पानी डालेंगे उसमें तो मिट्टी जो होती है वो पानी में घुल जाएगी और हमारी दाल जो है वो नीचे साफ़ एकदम क्लियर है, ऊपर का पानी गंदा हो जाएगा। वो पानी हम निकाल देंगे और दूसरा पानी फिर डालेंगे, फिर थोड़ा सा धोएंगे तो थोड़ी बहुत और मिट्टी अगर रह गई होगी तो वो निकल सकती है उसमें से, राइट। Now pulses get separated. These impurities go into the water which becomes a little muddy. Now what will
sink to the bottom of the vessel, rise or the dust. Why? Have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. तो किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए जब हम उसके अंदर पानी डालते हैं तो इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो पानी में ऊपर तैरने लगती है और हमको जो दाने चाहिए दाल के या चावल के वो हैवी होके नीचे बैठे रहते हैं। हम लोग थोड़ा सा बर्तन को टेढ़ा करेंगे तो वो गंदा पानी निकल जाएगा, उसके साथ साथ इम्प्योरिटीज़ भी निकल जाएंगी। ऐसे 1-2 बार करेंगे तो हमारे गेहूं के या दाल के या चावल के जो दाने हैं वो एकदम साफ़ हो जाएंगे और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं sedimentation. When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. When water along with the dust is removed, जब उसमें से डस्ट के साथ पानी भी निकल जाएगा उसको हम बोलते हैं decantation. Let us find out a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. The same principle is used for the separating a mixture of two liquids and do not mix with each other. For example, oil and water. अभी देखो ऑयल जो है तेल, अगर आप पानी में डालोगे तो तेल ऊपर ही ऊपर तैरता रहेगा पानी में, राइट? तो क्या आप हाथ से उठा के करोगे? नहीं, सेडिमेंटेशन से करोगे या किससे करोगे, राइट? हैंड पिकिंग नॉट पॉसिबल, हवा में उछाल के विनोइंग करते हैं तो भी नहीं, छन्नी डाल के छानेंगे तो भी नहीं होगा। तो तेल और पानी को अलग कैसे करेंगे हम, राइट? तो देखते हैं क्या करते हैं। Oil and water from their mixture can be separated by this process. A mixture of such liquids is allowed to stand for some time. They form two separate layers. The component that forms the top layer can then be separated by the decantation. अब समझ लो इसके अंदर पानी है और उसके ऊपर मैंने तेल डाला थोड़ा सा, तो पानी के ऊपर तेल जब तैरने लग जाएगा तो थोड़े टाइम के लिए अगर मैं उसको मिक्सचर को हिलाऊंगा नहीं, स्टैंड स्टिल रख दूंगा तो क्या होगा, एक ऊपर और नीचे 2 अलग अलग लेयर बन जाएगी पानी की और तेल की। तो थोड़ा सा बर्तन को टेढ़ा करेंगे तो ऊपर का तेल जो है वो अलग हो जाएगा। लेट अस अगेन कंसिडर ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। अगर वो तो 2 लिक्विड थे, अभी अगर कोई चीज़ सॉलिड है और उसकी दूसरी चीज़ जो है लिक्विड है, आफ्टर प्रिपेयरिंग द टी व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स? चाय बनाने के बाद दूध तो लिक्विड होता है और चाय की पत्ती हमने डाली वो सॉलिड होती है। उसको जब चाय में गर्म किया तो चाय पत्ती के जो भी कलर और स्मेल और जो उसकी न्यूट्रिएंट्स थे वो तो दूध में आ गए। अब बाकी की जो चाय पत्ती रहेगी उसको हम सीविंग से छान लेते हैं। सो ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प्स ए लिटिल, बट डू यू स्टिल गेट द फ्यू लीव्स इन योर टी? नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर, है ना? तो ऊपर छन्नी जो होती है, स्ट्रेनर उसको बोलते हैं। स्ट्रेनर से जब उसको पास करेंगे हम तब क्या होगा, सारा का सारा चाय पत्ती ऊपर रह जाएगा, राइट? डिड ऑल द ट्री लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो इस तरह से हम लोग जो दूध को चाय पत्ती से अलग करते हैं छन्नी लगा के, उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? तो चाय बन गई, चाय की पत्तियाँ नीचे रह गई है, ऊपर का लिक्विड जो है तो थोड़ा सा टिल्ट करके निकाल लोगे तो वो प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन फिर भी उसमें थोड़े बहुत तो दाने चाय के आ ही जाएंगे। तो डिकेंटेशन काम नहीं आएगा, लेकिन फिल्ट्रेशन हम लोग कर सकते हैं। फ़िल्टर अगर छन्नी लगा के छान लेंगे तो चाय पत्ती का एक भी दाना हमारी चाय में नहीं आएगा, राइट? Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all the times get safe water to drink? Sometimes water supplied through the taps may be muddy. अभी देखो घर में जो पानी आता है नल में हमारे, उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी होती है, गंदा पानी आता है। तो वो पानी सबके घर में तो साफ़ नहीं आता है, मिट्टी वाला कभी कभी आ जाता है। तो वो पानी को हम लोग कैसे साफ़ करेंगे? The water collected from the ponds or rivers may also be muddy, especially after the rains. Let us see if we can use some method to separate the
इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक द सॉइल वाटर फ्रॉम द वाटर। तो हम क्या करते हैं, देखो एक एक्टिविटी करते हैं, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम द पॉन्ड और रिवर, बाजू के नदी या तालाब में से पानी भर के आओ जो गंदा होगा। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल ऑफ टू वाटर इन ए ग्लास। अगर आपके घर के आजू बाजू में कहीं पर नदी तालाब नहीं है तो कोई बात नहीं, ग्लास के अंदर पानी डालो और ज़मीन में से मिट्टी उठा के डाल दो तो भी अपना पानी गंदा हो गया। नाउ ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ द वाटर? वाई एंड व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास without disturbing the water. Let the water from the top flow into the another glass. And इस process को हम क्या बोलेंगे, right? Is the water in the second glass still muddy or brown in color? Now filter it. Did the tea strainer work? नहीं. Let us try the filtering the water through a piece of cloth. In a piece of cloth, small holes or pores remain in between the woven threads. So these pores in a cloth can be used as a filter. If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even small pores. A filter paper is one such filter that has a very fine pores in it. राइट जैसे फिगर पॉइंट 5.9 में दिखाया गया है। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग द फिल्टर पेपर। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन इज फिक्स्ड इनटू ए फनल। द मिक्सचर इज देन poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain in the filter. अभी देखो गंदा पानी को हम क्या करेंगे, आपने कई घरों में देखा होगा नल के ऊपर कपड़ा बांध के रखते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि चाय पीने की जो छन्नी होती है उससे हम लोग पानी को छानेंगे तो डस्ट पार्टिकल तो नीचे ही चला जाएगा, साफ़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर होल्स थोड़े मोटे होते हैं। तो कपड़ा जो हम लेंगे उसके अंदर दो धागों के बीच में एकदम बारीक जगह होगी जो एक छेद जैसा काम करेगी, राइट? अगर उसमें से भी पानी तुम्हें गंदा दिखता है तो हम एक ले सकते हैं फ़िल्टर पेपर। ये जो पेपर आपको दिख रहा है ना गोल, उसको हम बोलते हैं फ़िल्टर पेपर। और उसको ऐसे हाफ़ ऐसे फ़ोल्ड करोगे और हाफ़ ऐसे फ़ोल्ड करोगे, बीच में से खोलोगे तो ऐसा कोन शेप जा बन जाएगा। इस कोन शेप को इस फनल में डाल देंगे हम लोग, राइट? फिर जब ऊपर से पानी डालेंगे तो मिट्टी यहीं की यहीं रह जाएगी और पानी साफ़ होके नीचे आ जाएगा। दिस इज़ नोन एज फिल्ट्रेशन। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू separate the seeds and soil particles or the pulp. The method of filtration is also used in the process of preparing the cottage cheese paneer in our homes. You might have seen that for making the paneer, a few drops of lemon juice are added to the milk as it boils. This gives the mixture of particles of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. अब देखो पनीर हमको खाना अच्छा लगता है, दूध में से बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दूध जब गर्म करते हैं थोड़ा बहुत गर्म हो जाए तब उसके अंदर थोड़े से 2 या 3 ड्रॉप्स नींबू के डाल देते हैं, नींबू के रस के। तो नींबू का रस जो है ना वो मिल्क को उसके अंदर लिक्विड जो पानी होता है उससे अलग कर देता है। फिर हम उसको कपड़े से छान लेते हैं तो पानी नीचे चला जाएगा और सॉलिड मिल्क जो होता है वो ऊपर रह जाता है। फिर उसको और दबाया जाता है तो पानी उसमें से भी निकल जाता है और जो ऊपर बच जाता है उसको हम पनीर की तरीके से खा सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है इवोपरेशन। इवोपरेशन में हम क्या करते हैं, हीट ए बीकर कंटेनर सम वाटर, allow the water to boil. If you continue heating would the water turn into steam. अब देखो एक पानी है उसको हमने गर्म किया है, स्टैंड के ऊपर रख के ऐसे गर्म करते जाओ। हीटिंग द बीकर कंटेनिंग सॉल्ट वाटर and disappear completely. Now add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it. Do you see any change in the color of the water? Now can you see any salt in the beaker? After stirring, heat the beaker containing the salt water. Let the water boil away what is left in the beaker. In this activity we use the process of evaporation.
To separate a mixture of water and the salt, the process of conversion of water into its vapor is called evaporation, and the process of evaporation takes place continuously wherever water is present. Where do you think salt comes from? Sea water contains many salt mixed in it. One of this salt is the common salt. When seawater is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into the water vapor. Through evaporation, in few days the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. Common salt is then obtained from the mixture by salt by the further purification. अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि पानी को जब गर्म करते जाते हैं तो पानी जो है एक टाइम में इतना गर्म हो जाएगा कि फिर वो धुआं बन के एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा, और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो हमारा बर्तन पूरा खाली हो गया होगा। तो सपोज़ अगर कोई आपको पानी में ढेर सारा नमक मिला के दे देता है तो क्या होगा, हमारा पानी जो है वो सॉल्ट हो गया, सॉल्ट तो डिज़ोल्व हो जाएगा, है ना। तो सॉल्ट अगर डिज़ोल्व हो जाएगा तो पानी में से हम हैंड पिकिंग करके या फ़िल्टर करके भी नहीं निकल पाएंगे, राइट, क्योंकि एकदम घुल मिल गया है पानी के साथ में। तो हम क्या करें, तो नमक वाले पानी को गर्म करते जाओ तो पानी तो हवा भाप बन के उड़ जाएगा ऊपर, और नमक जो है वो नीचे रह जाएगा लास्ट में, है ना। तो हम लोग जो घर में खाने में नमक यूज़ करते हैं वो आता कहाँ से है? पेड़ पे उगता है क्या नमक? नहीं, समुंदर का पानी जो होता है उसके अंदर बहुत सारा नमक होता है और दूसरे सारे मिनरल्स मिक्स होते हैं। तो छोटे छोटे गड्ढे समुंदर किनारे पे करके रख दिया जाता है, राइट, और ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती रहती है तो क्या दूसरा समुंदर का पानी उसमें मिक्स नहीं हो जाएगा, और सूरज की रोशनी से पानी गर्म होके उड़ जाएगा, और हमने जो एक गड्ढा बना रखा था उसमें सिर्फ नमक रह जाएगा। फिर उस नमक को हम अच्छे से उठा के साफ़ पानी से धो के या प्रोसेस करके उसको साफ़ करके हम लोग उसको खा सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ द सॉल्ट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सॉल्ट वाटर। देखो इस तरह से गड्ढे बना दिए जाते हैं। जब ये पानी भर जाता है सूरज की रोशनी से तो पानी तो उड़ जाता है और बाकी रह जाता है वो हमारे पास सॉल्ट रह जाता है, राइट। आगे का चैप्टर हम कल करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।